जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 26 डे और आज हम देखेंगे पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को। अगर आप लोग इससे पहले की सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के 10 एमसीक्यू जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम इसके साथ साथ केवल उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ हम क्या समझने वाले हैं, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। तो अगर हो सके तो आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल में बने रहते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पॉलिटी में। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वाई द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का जो है ना, हमारा जब संविधान बना था तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का जो है वो चेयरमैन कौन था। तो इसका राइट आंसर बताना है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का चेयरमैन कौन था। हम बोले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का मतलब क्या होता है, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का मतलब यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है ना स्ट्रक्चर और पावर जो है ना वो किस प्रकार का होगा, तो इसके बारे में जो है वो कौन डिसाइड किया था। ठीक है, तो इसका पावर जो है वो जब संविधान बन रहा था तो इसको डिसाइड कौन किया था। पावर्स यूनियन गवर्नमेंट्स के पास पावर किस तरीके का रहेगा इसके बारे में डिसाइड कौन किया था, सो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल से समझेंगे सारे ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का मतलब क्या होता है। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी डिसाइडेड द स्ट्रक्चर। तो क्या डिसाइड करता है, ये स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करता है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी। ठीक है, और पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो है ना वो स्ट्रक्चर्स और पावर को क्या करता है, तो डिसाइड करने का काम करते थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो एक कमेटी जो डिसाइड करती थी कि इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके पास कितनी पावर होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ना, ये चीज़ डिसाइड करने का काम करता था कौन, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उसके चेयरमैन थे। ठीक है, हम और अच्छे से समझेंगे इस सब ऑप्शंस के ऊपर। तो बी आर अम्बेडकर किसके चेयरमैन थे, हम ये सब भी समझेंगे। ठीक है, जे बी कृपलानी क्या थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर ये क्या थे, हम इसको समझेंगे अभी। ठीक है, चलो हम देखते हैं आगे। तो ये क्यों गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्यों गलत है, सो देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया गया। तो ये क्या थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है तो हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नॉट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के चेयरमैन नहीं थे बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, अभी इतना समझ लो, आगे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जे बी कृपलानी क्या थे, जे बी कृपलानी जो थे वो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का चेयरमैन अगर पूछे तो कौन बताएगा, तो जे बी कृपलानी जो थे वो फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन थे जब हमारा संविधान बन रहा था। ठीक है, वहीं पे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का बात करें तो ये क्या थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है ना मेंबर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, बट डिड नॉट चेयर द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी, लेकिन ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के जो है ना वो चेयरमैन नहीं थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको अच्छे से समझे। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के चेयरमैन अगर पूछा है ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का चेयरमैन पूछा ना तो सरदार पटेल। और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स का अगर चेयरमैन पूछा तो अब भी हम बताएंगे क्या, सरदार पटेल। अब इसके बारे में बताएंगे, अगर टर्म में नहीं समझ में आ रहा होगा कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी क्या होता है, एडवाइजरी कमेटी क्या होता है। ठीक है,
और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है तो हम आगे बताते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में बता चुके हैं कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी क्या होता है। तो क्या होता है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट्स है ना, पावर्स और स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, कितना पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास होना चाहिए, इसके बारे में बताता था कौन, तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी। अब हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो देखो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मान लो हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सोचो स्कूल में जब स्टूडेंट्स मिलकर डिसाइड करते थे कि रूल्स क्या होगा। मान लो कोई स्कूल्स में स्टूडेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि स्कूल का जो है वो रूल्स किस प्रकार का होगा, पर उन रूल्स को फ़िलहाल नोटबुक में जो है ना अच्छी हैंडराइटिंग में प्रॉपर लैंग्वेज में जो लिखा जाता था, हम उसे क्या कहते थे, जैसे ड्राफ्ट बनाया गया उस स्कूल का जो है ना, उस स्कूल का जो रूल्स बनाया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे संविधान को जो है ना बनाने के लिए तो रूल्स बनाना पड़ता था। रूल्स जो है ना वो लिखा था, लेकिन उसको अच्छी तरीके से लिखने का काम जो था ना वो कौन के थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना उसको अच्छी तरीके से प्रारूप देने का काम किए थे, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग मतलब। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो उसको अच्छी तरीके से लिखने का काम किए थे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लीगल लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं प्रोविंशियल्स कमेटी। हम इसको भी एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि हमको अच्छा से समझ में आ जाए। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, मान लो जब भारत का संविधान बन रहा था, तब 2 लेवल की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। 2 लेवल का जो है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करना था, ठीक है। एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। तो और इसमें बताना था कि काम जो है ना वो किस प्रकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार का काम करेगा और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार का काम करेगा। तो इसको जो डिसाइड करने का काम जो था ना वो कौन करता था, तो प्रोविंशियल्स कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के मेंबर जो थे ना वो करते थे। तो प्रोविंशियल्स कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के कौन चेयरमैन थे, देखो यहाँ पे सरदार पटेल जो थे ना प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का मतलब क्या होता है। मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच किस प्रकार का काम को जो है ना वो डिवाइड करना है, तो इसके बारे में जो है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हम इसको और से समझें तो गवर्नर का रोल क्या होगा, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता था, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी के मेंबर जो है वो डिसाइड करते थे। स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा इसके बारे में जो है बताता था, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कहें तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डिसाइडेड द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो ये डिसाइड करने का काम करता था पावर्स को, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी का अगर बात करें ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो जब कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहा था ना तब ये डिसाइड करना ज़रूरी था ना कि लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले या नहीं। लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो मिला या नहीं जो है वो इसको डिसाइड करने का काम किसको होता था, तो एडवाइजरी कमेटी को। रिलीजन्स फॉलो करना है या नहीं करना है, किस प्रकार का, मतलब रिलीजन्स के बीच क्या करते हैं, अभी हम सभी को जो है ना वो आज़ादी मिला हुआ है कि अपना रिलीजन्स को मान सकता है, ठीक है। तो उस समय डिसाइड यही किया, तो उस समय जो है वो डिसाइड किया जाता था एडवाइजरी कमेटी के द्वारा कि रिलीजन्स के ऊपर जो है ना वो सबको छूट दिया जाए या नहीं, मतलब सब अपना रिलीजन्स को खुद से मान सकता है या नहीं, कोई भी रिलीजन्स को, ठीक है। तो ये डिसाइड करने का काम जो था वो एडवाइजरी कमेटी का था। इक्वालिटी मिले या नहीं ये भी डिसाइड करने का काम किसको था, तो एडवाइजरी कमेटी का था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का क्या काम था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी का क्या काम था और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स का जो है वो क्या काम था, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट में लिख दो वो, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी का एक बात और ध्यान रखो कि एक कमेटी जो है ना वो कहाँ पे दिया गया था, तो पार्ट 3 के बेस पे बनाया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी हमारे संविधान में सरकार चलाने के लिए जो है ना वो फंडामेंटल चीज़ें जो दिया गया है ना सरकार चलाने के लिए, तो वो किस चीज़ में दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। सरकार कैसे चलाएगी कंट्री को जो है ना वो उसके बारे में जो है वो कहाँ पे दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में दिया गया या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में या डीपीएसपी में या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। हम इसको आंसर नहीं बताएंगे अभी, हम ये यूपीएससी का 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इसको समझा देते हैं और इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, और आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है वो आप लोग दे देंगे, ठीक है। देखो पहले समझो कि फंडामेंटल राइट्स में क्या दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स में इसको हम ईजी लैंग्वेज में हम लिख दिए, ठीक है। ये सिटीजन्स के लिए है, ये क्या है, सिटीजन्स के लिए है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एग्जांपल्स के लिए जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, गवर्नमेंट्स को चलाने में जो है ना वो डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा है कि गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए जो है ना वो इनमें से कौन सा जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि गवर्नमेंट को चलाने में जो है वो हेल्प नहीं करता, ये सिटीजन्स के लिए है और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कोर्ट्स में इन्फोर्स हो सकता है, गवर्नेंस के गाइड नहीं, ठीक है। अब देख सकते हो फ्रंडामेंटल ड्यूटीज़ का बात करें, ये तो ये सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। ये सिटीजन्स का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, जैसे कि नेशनल फ्लैग को जो है ना वो किस तरीके से, नेशनल फ्लैग के लिए कितना प्रकार का जो है ना वो ड्यूटीज़ दिया गया है, तो इसके बारे में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है बताया गया है। प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। ये गवर्नमेंट को जो है ना डायरेक्टली जो रूप से गाइड करने का काम नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है वो इनका क्या काम है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और वहीं हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट्स को रन करने में काम आता है। कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दे टेल द गवर्नमेंट्स हाउ टू रन द कंट्री प्रॉपरली, और ये बताता है कि गवर्नमेंट्स को किस तरीके से प्रॉपरली रन किया जाए। तो इसके बारे में जो हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है, तो डीपीएसपी में बताया गया है। जैसे कि पुअर पीपल की हेल्प करो, ये सब कहाँ बताया गया है, तो ये डीपीएसपी में बताया गया। सबको इक्वल पे दो, इक्वल एजुकेशन और हेल्थ इम्प्रूव करो, तो ये सब डीपीएसपी में बताया गया। सो दे आर लाइक गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट्स वर्क। तो इस प्रकार से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन, गवर्नमेंट को जो है ना इस प्रकार का गाइडलाइन दिया गया है कि इस प्रकार से काम करना चाहिए। तो अब आई होप आपको ये चीज़, इसका आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो हेल्प करता है कंट्री को चलाने में, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो कि होगा आज का, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। हमारे संविधान में जो है ना वो कहाँ पे, किस में बताया गया कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हम इसके बारे में जो है ना 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं पीछे के लेक्चर में। तो हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में जो है ना वो किस आर्टिकल में बताया गया है, सो बताओ हमारे संविधान में। तो ये यूपीएससी के द्वारा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का बात जो है ना वो आर्टिकल नंबर 51 में करता है। और आर्टिकल 51 जो है वो किस चीज़ में आता है, बताओ, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या 9th शेड्यूल में आता है, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी में आता है ना। डीपीएसपी कहाँ से आता है, बताओ। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डीपीएसपी में बताया गया है कि हमें इंटरनेशनल प्रमोशंस फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 में बताया गया कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है ना इसके बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। ये हमारे पार्ट 4 में आता है हमारे संविधान का, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि इसमें क्या बताया गया है, तो प्रमोट करता है ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को,
मेंटेन करता है जस्ट ए हॉनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस के बीच जो है ना वो अच्छा रिलेशंस को बना के रखने के लिए बात करता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है पीस एंड सिक्योरिटी का बात करता है, रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी को, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी को जो बनाया गया है उसको रिस्पेक्ट देने का काम करता है कौन, तो आर्टिकल 51 जो कि DPSP में आता है, ठीक है। इनकरेज करता है पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, एक क्या ये सुनिश्चित करता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जो है ना वो सेटलमेंट किया जाए, तो इसके बारे में जो है बताया गया है आर्टिकल 51 में। दिस गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट्स टू फॉलो वाइल मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, जब फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है ना तब इस गाइडलाइन को जो है ना वो ध्यान रखा जाता है, तब जाकर के सरकार जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी को जो है बनाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, इंडिया में जो है वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंश्योर्ड बाय, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में जो है ना वो कहाँ पे बताया गया बताओ। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करें तो कहाँ पे, आर्टिकल 50, और आर्टिकल 50 कहाँ आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में जो है वो आर्टिकल 50 में बताया गया है, कहाँ पे, आर्टिकल 50 में। हम सेपरेशन ऑफ जुडिशरी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DPSP, क्या हो जाएगा, DPSP जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स जजेज को जो है ना इंडिपेंडेंटली रूप से जो है ना काम किया जाए, गवर्नमेंट जो है ना उसको क्या मतलब किसी प्रकार से जो है ना दबाव नहीं डाल सकती है, जजेज जो है ना वो इंडिपेंडेंट रूप से काम करे, तो इसके बारे में जो है वो कहाँ दिया गया है, तो DPSP के आर्टिकल नंबर 50 में दिया गया है, ठीक है। 50 इसमें बताया गया कि द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट जजेज इन मेकिंग डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है, किसको, जजेज को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो ये बताया गया हमारे आर्टिकल 50 में जो कि DPSP का पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर जस्टिस इज़ फेयर और अनबायस, ये सुनिश्चित करते हैं क्या, तो यानी जस्टिस फेयर रूप से मिले और अनबायस रूप से मिले, तो ये जस्टिस का ये क्या करता है, तो ये इंश्योर करता है, ठीक है। और आर्टिकल 50 जो है वो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, और ये यही बात करता है क्या, आर्टिकल 50 जो है बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी के बारे में हमारे संविधान में, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है ना वो सेफगार्ड करता है राइट टू मैरी द पर्सनस वन चॉइस, यानी कोई भी पर्सन जो है ना वो अपना चॉइस से शादी कर सके, अपना चॉइस से जो है ना वो शादी कर सके, तो इसके लिए जो हमारे संविधान में कहाँ दिया गया, ये UPSC का क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, अपना पसंद से शादी कोई कर सके, इसके लिए जो है हमारे संविधान में कहाँ पे इसका राइट दिया गया बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे इसका राइट दिया गया है, तो आर्टिकल 21 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 में बताया गया है कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑन चॉइस, कोई पर्सन जो है ना अपनी पसंद से जो है वो शादी कर सकता है, तो इसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 21 में, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था क्या, सो देखो आर्टिकल 21 इंक्लूड द राइट टू मैरी ऑफ पर्सन्स योर चॉइस इरिस्पेक्टिव, यानी कि कोई भी कास्ट को होकर कोई भी कास्ट का जो है ना वो अपना पसंद से जो है शादी कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 21 को, ठीक है। राइट टू लाइफ विथ पर्सनल, जिसको यानी कोई पर्सन जो है वो अपने अनुसार से शादी कर सकता है, ठीक है। कोई भी रिलीजन्स का पर्सन जो हो उसको शादी करने का अधिकार है, ठीक है, अपने पसंद से, कोई भी कम्युनिटी के पर्सन को शादी करने का अधिकार है अपने पसंद के अनुसार, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको एग्जाम्पल से समझें कि अगर हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, अगर हम इसका एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, तो हमें एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। तो देखो एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं, द कोर्ट अपहेल्ड द वुमेन्स राइट टू मैरी हर चॉइस, एक सफीन जहान वर्सेस अशोक का केस था जिसमें 2018 का, जिसमें बताया गया था कि राइट टू मैरी उसके यानी उसके पसंद से शादी किया जाए,
तो ऐसा राइट दिया गया था किसके द्वारा, तो सफीन जहान वर्सेस अशोक केस में बताया गया था, ठीक है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी बताया गया था कि राइट टू मेरी फ्रीली इज पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। राइट टू मेरी जो है ना वो फ्रीली रूप से पर्सनल लिबर्टी, पर्सन को जो है ना मैं शादी करने का जो है ना फ्री रूप से चूज करने का जो है वो अधिकार होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया राइट लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में, ठीक है। दिस राइट इज़ पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी, ये क्या है, तो ये पार्ट है पर्सनल लिबर्टी का जो एंड डिग्निटी बोथ प्रोटेक्टेड द अंडर आर्टिकल 21, जो कि अंडर 21 आर्टिकल 21 को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसमें बताया जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है ना वो वेलफेयर स्टेट का बात करता है, वेलफेयर स्टेट का बात करता है। देखो यहाँ पे कल्याणकारी राज्य के बारे में जो है बात करता है कौन, तो ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। क्या हो जाएगा इसका डीपीएसपी राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी में बात करता है वेलफेयर स्टेट के बारे में, देख सकते हो। इसका राइट आंसर बताएगा कि डीपीएसपी ए कंट्री वेयर द गवर्नमेंट्स वर्क्स मेक श्योर ऑल सिटीजन्स हैव बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या, तो किसी भी इंसान को जो है ना, सभी नागरिक को जो है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सभी नागरिक को जो है ना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, एजुकेशन सभी को मिले, हेल्थ सबको मिले, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन रिड्यूस इनइक्वालिटी, किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। तो इसके बारे में जो है वो बताता है वेलफेयर स्टेट जो है बात करता है, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। हम डीपीएसपी के बारे में आगे बात कर चुके हैं इसमें। और अगर की पॉइंट्स देखें तो गवर्नमेंट्स हेल्प्स पुअर एंड वर्नेबल पीपल, गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करते हैं क्या, पुअर और वर्नेबल पीपल्स को। सिटीजन्स गेट बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ, सिटीजन्स जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर में जो है वो हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो इंश्योर करता है क्या, सुनिश्चित करता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सबको मिले। तो इसके लिए वेलफेयर डीपीएसपी में बात किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है ना वो खतरनाक काम हो, जैसे कि कोई फैक्ट्री, माइन, इंगेज इन अदर हजार्डियस का एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो उसको शामिल ना किया जाए। तो इसके बारे में जो है हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बताया गया है, 14 साल के बच्चों को जो है ना 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हजार्डियस काम में ना शामिल किया जाए। तो इसके बारे में जो है हमारे संविधान में बताया गया है, कहाँ पे, तो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर जो है 24 में बताया गया, कहाँ पे 24 में, ठीक है। देख सकते हो कि 24 बात करता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कोई भी चाइल्ड जो है जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसको जो है वो किसी फैक्ट्री, माइन या अदर हजारियस काम में जो है वो नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये क्या है, तो ये पार्ट क्या है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में ही ना आता है ना। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है ये बताओ, पार्ट 3 में आता है अंडर द राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। जैसे 23 से 24 में जो है बताया गया है कहाँ, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस के बारे में बताया गया, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि पर्पस क्या होता है, तो प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड लेबर को और एक्सप्लोटेशंस को। हम इससे रिलेटेड अगर प्रोविजंस को देखें, जैसे 21A में क्या बताया गया, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर हम एक्ट को देखें, एक एक्ट बनाया गया था ताकि कम उम्र के बच्चों को जो है वो काम ना कराया जा सके। जैसे देख सकते हो कि राइट द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसमें बताया गया कि प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14, जिसके 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना उसको जो है वो किसी भी हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में ना काम कराया जाए, इसके लिए बात करता है ये एक्ट, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कौन सा जो है ना हमारे संविधान में जो है वो स्टेटेड किया गया है, ठीक है। तो इसका देखो, इसका
पूछा गया है 1997 में यूपीएससी में, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या प्रेसिडेंट जो है, तो ऑप्शन में बताया गया है कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस का मेंबर जो है, वो किसी भी, मान के चलो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर जो है ना, वो क्या प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो ऐसा जो है वो हो सकता है कि मतलब कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगर पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का, अगर मान लो पहले से वो पार्ट है, तो वो प्रेसिडेंट जो है नहीं बन सकता है, मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट सेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ टू हाउसेस। पार्लियामेंट जो है वो कंसिस्ट करता है दोनों हाउस को। तो हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ फॉर एंड टू, बोथ स्टेटमेंट्स आर डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो कहाँ पे मेंशन किया गया है? देखो, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 59 फर्स्ट में बताया गया है। कहाँ पे? तो आर्टिकल 59 फर्स्ट में बताया गया। इट इज क्लियरली सेज दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता हो तो उसे क्या करना पड़ता है? तो मेंबरशिप से उसे रिजाइन देना पड़ता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ए करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देख सकते हो, पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू हाउसेस। तो हाँ, पार्लियामेंट जो है ना वो दोनों हाउस का जो है ना कंसिस्ट करता है विथ आर्टिकल 29 के तहत। तो 29 में क्या बताया गया है? तो पार्लियामेंट फॉर द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ टू हाउसेस टू बी ए नॉन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का क्या होता है? तो पार्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स इन इंडिया इज सैंक्शनड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होता है वो अंडर आर्टिकल 108 के तहत होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 जो है वो सही है। ये यूपीएससी में 2003 में पूछा गया, ठीक है। द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन 1961। फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था लोकसभा और राज्यसभा का वो 1961 में हुआ था। तो हाँ, द सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन। तो सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, उसमें बैंकिंग सर्विस कमीशन का बिल जो है वो की बैठक हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑप्शन जो है ना वो इसका, सभी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 108 में जो है वो किसमें? तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है। वेयर, जबकि देख सकते हो फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था वो 1961 में हुआ था, ठीक है। डॉरी प्रोविजंस बिल 1951 में। और सेकेंड ज्वाइंट सिटिंग जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। स्पेशली उसमें क्या बिल पास हुआ था? तो बिल पास हुआ था बैंकिंग सर्विस कमीशन 1927 के बारे में, ठीक है, विच हैड बीन रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था। कब? तो राज्यसभा से जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नेवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इनमें से कौन जो है ना वो कभी स्पीकर नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के सुधाराम जो है वो कभी भारत का स्पीकर नहीं रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के 2004 में, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब बताया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना आप लोग। ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ना कि स्पीकर, ठीक है। और ये सब स्पीकर थे, यहाँ पे सब दिया गया, ठीक है। थैंक यू।